Now we are starting chapter number 2 of unit 3, that is human resource accounting. जो नॉर्मल अकाउंटिंग है वो हमने अभी तक स्टडी किया कि जिसके अंदर मॉनेटरी वैल्यूज़ या तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। अकाउंटिंग में नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन्स डे टू डे होते रहते हैं उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन मॉनेटरी टर्म। ओके, बट यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है जिसे हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब जैसे बाकी कोई भी बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन जो भी एक्सपेंसेस करेगा अपनी एसेट्स पे या तो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि इन फ्यूचर उससे कुछ ना कुछ उसे रिवॉर्ड मिले, मतलब कुछ ना कुछ उसे रिटर्न मिले। बट दैट मीन्स के टू अचीव प्रॉफिट वो इन्वेस्ट करता है। तो सेम चीज़ अगर ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं फैक्ट्री में या तो कंपनी में, जो भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स काम कर रहे हैं उस पर जो भी एक्सपेंस वो पे कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करे, कोई रेम्यूनरेशन पे करे, अलग अलग वेलफेयर फंड पे किया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड पे किया जाता है, पर वर्कर्स को भी वेजेस पे किया जाता है। ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हर एक कंपनी या हर एक फैक्ट्री करती है। अब ऐसे एक्सपेंसेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो भी एक्सपेंस करे तो एम्प्लॉयज़ भी उन्हें कुछ रिटर्न दे। तो वो एम्प्लॉय से कितना बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर पर या तो कितना बेनिफिट मिल रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना इन मॉनेटरी टर्म, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो जैसे बाकी एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर डिसाइड की जाती है, वो एसेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स पे जो भी इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब कि ह्यूमन यानी कि एम्प्लॉयज़ को, वर्कर को जो भी एक्सपेंस पे किए जाते हैं, सामने जो भी उनसे रिटर्न मिलता है उसका रिकॉर्ड रखना, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ओके, सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट वैसे काफ़ी ओल्ड कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सालों से ये चल रहा है, बट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ऐसा था कि ह्यूमन रिसोर्स के जो भी एक्सपेंस थे उसे एज ए रेवेन्यू चार्ज किया जाता था। बट क्योंकि कोई फिजिकल असेट नहीं है, मतलब कि इसे आप सेल नहीं कर सकते। ओके, इन फ्यूचर इसे हम लोग रिटर्न नहीं मिलता है, पर बट ग्रोथ करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स जो असेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी बिजनेस का ग्रोथ तभी होता है जब उसके वर्कर्स जो है, उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो एफिशिएंट हो। बस तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये था कि ह्यूमन रिसोर्स को एज ए रेवेन्यू चार्ज किया जाता था, जो भी एक्सपेंस उस पर होते थे उसे चार्ज एज रेवेन्यू किया जाता था। ओके, बट इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट, करंट जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसे हम लोग एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं। मतलब कि जो भी इन्वेस्ट किया जाए ह्यूमन पे, एम्प्लॉयज़ पे जो भी इन्वेस्ट किया जाए उसे एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। ओके, आपने जो भी एम्प्लॉय को जितने ज़्यादा बेनिफिट्स दोगे वो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, बस तो इसलिए उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट उसे रखा गया है। ओके, अब बाकी की जो असेट्स पे आप इन्वेस्ट करते थे, बाकी जो असेट्स हम लोग अमाउंट जो भी लिखते हैं, पर फॉर एन एग्जांपल कि कोई मशीनरी परचेस किया, मशीनरी 1 लाख का परचेस किया तो 1 लाख के सामने क्या होगा, हर साल वो डेप्रिसिएट होता जाएगा। ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एंड एट द एंड ऑफ लाइफ उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, या तो जो भी नॉमिनल वैल्यू होगी, स्क्रैप वैल्यू होगी, वो हो जाती है। बट अगर आप कोई ह्यूमन पे 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो, दैट मीन्स कि एम्प्लॉय को 1 लाख रुपीज़ पे करते हो, तो वो आपके बिजनेस को अप्रिशिएट करेगा। ओके, दैट मीन्स के बिजनेस का ग्रोथ होगा। दैट मीन्स यहाँ ह्यूमन की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, बट ह्यूमन रिसोर्स की जो वैल्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, वो डेप्रिसिएट नहीं होती है। बाकी एसेट्स पे आप इन्वेस्ट करोगे वो धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज़ होगी और लास्ट में ज़ीरो हो जाएगी, बट ह्यूमन रिसोर्स पे आप जितना भी इन्वेस्ट करो वो रिवर्स देता है, मतलब कि ग्रोथ करके देता है। ओके, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना बेनिफिट कंपनी को भी ज़्यादा मिलेगा। ओके, सो ये एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। बेसिकली
इसका अकाउंटिंग कैसे रिकॉर्ड होता है वो भी आपको नहीं सीखना है, यहाँ पर जस्ट आपको कॉन्सेप्ट उसका सीखना है। ओके, ऐसे जो अलग अलग जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है अकाउंटिंग के वो सब हम लोग यूनिट 3 में डिस्कस कर रहे हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, ऐसे आगे भी हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और वो सब चैप्टर्स सीखेंगे जिसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग के उसका सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट आपको यहाँ पर रखा गया है। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में बेसिकली जो ह्यूमन पे इन्वेस्ट किया जाता है उसकी जो कॉस्ट है, सामने कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे बेनिफिट क्या होगा, वो सारे अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मॉनेटरी टर्म में उसे चेंज करके जो भी अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है उसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट बोलते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग उसका मीनिंग अगर हम लोग देखें तो इज़ एन आर्ट ऑफ वैल्यूइंग, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग द सिस्टमेटिकली ओके वैल्यू ऑफ फर्म या तो वैल्यू ऑफ एम्प्लॉइज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ओके, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग दूसरा अगर उसका मीनिंग देखें तो जो परफॉर्मेंस मतलब कि जो कॉस्ट या तो जो इन्वेस्ट हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं एम्प्लॉइज़ पे ओके उसका रिकॉर्ड रखना, उसे प्रेजेंट करना, उसे बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बोलते हैं। ओके, वो उसका बेसिक मीनिंग, तो उसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, मीनिंग देखा। अब उसकी नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत है, ओके ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। फर्स्ट उसकी ज़रूरत इसलिए है कि कोई भी डिसीजंस लेने हो एम्प्लॉयज़ के लिए ओके तो डिसीजंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ रिलेटेड कोई भी डिसीजन के एम्प्लॉयज़ से आगे हम लोग क्या इन्वेस्ट करें, मतलब कि उनको क्या क्या बेनिफिट्स दे, बिजनेस में ग्रोथ कैसे होगा ओके कितना इन्वेस्ट करें तो कितना ग्रोथ होगा, इस टाइप के कोई भी डिसीजन अगर मैनेजमेंट को लेने हैं तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेंटेन रखना ज़रूरी है। ओके, फॉर एन एग्जांपल कि अगर कोई वेलफेयर फंड आप यूज़ कर रहे हो वर्कर के लिए, वेलफेयर फंड पे कितना इन्वेस्ट करें या तो उनको कितना बेनिफिट्स दे ताकि वो एम्प्लॉयज़ जो है इन फ्यूचर आपको बिजनेस ग्रोथ करके दे। ओके, सो इस टाइप के कोई भी डिसीजंस लेने हो तो वो डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्लियर? तो फर्स्ट डिफेक्ट इन कन्वेंशन सिस्टम, बेसिकली जो पी एंड एल अकाउंट आप देखते हो तो पी एंड एल अकाउंट में सारे एक्सपेंस और इनकम हम लोग लिखते हैं और लास्ट में जो प्रॉफिट आपको मिलता है वो कन्वेंशन सिस्टम मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम से जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो दिखेगा। ओके, बट वो जो प्रॉफिट है वो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉपर नहीं है या तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपने कोई ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मतलब ह्यूमन रिसोर्स के जो एक्सपेंस थे, कॉस्ट थे या तो उनसे जो बेनिफिट मिल रहा था वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, उसे हम लोग बहुत ही कम मान सकते हैं कि जो करेक्ट प्रॉफिट अगर आपको शो करना है तो ह्यूमन रिसोर्स पे जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी कॉस्ट उस पर इन्वेस्ट की है या तो उससे जो भी बेनिफिट्स मिल रहा है उसे भी शो करना और उससे क्या प्रॉफिट मिलेगा वो भी आपको दिखाना होगा। ओके, सो डिफेक्ट हो सकती है अगर आप प्रॉपर वे में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते तो रियल असेसमेंट ऑफ फर्म का असेसमेंट अगर रियल करना है मतलब कि बैलेंस शीट में अगर आपको प्रॉपर सिचुएशन दिखानी है फर्म की तो वो बैलेंस शीट में प्रॉपर सिचुएशन तभी दिखेगी जब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेंटेन होगा। पर बाकी हमने कैपिटल लायबिलिटीज़ हम लोग सीख रहे हैं, इक्विटी लायबिलिटीज़ हम लोग लिखते हैं, फिर असेट साइड हम लोग नॉन करंट करंट असेट्स लिखते हैं, तो ये भी एक टाइप की नॉन करंट असेट्स ही है, पर ये भी लॉन्ग टर्म असेट्स है। ह्यूमन रिसोर्स पे जो भी आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो इसे असेट साइड भी हम लोग देखेंगे। दूसरा आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड भी लिखेंगे, मतलब दोनों साइड इससे जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो हम लोग बैलेंस शीट में भी उसे शो करेंगे ताकि जो रियल असेसमेंट है फर्म का वो पता चले। ओके, तो जो यूज़र्स है फर्म के जो एनुअल अकाउंट्स को यूज़ करते उसे प्रॉपर पिक्चर पता चले कि फर्म की सिचुएशन क्या है, वो देखने के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेंटेन रखना जरूरी है। ओके, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी डिसीजन अगर फर्म लेगी तो बेसिकली आगे तो एम्प्लॉयज़ को ही काम करना है उस पर, मतलब कि अगर कोई न्यू मशीनरी परचेस किया तो वो न्यू मशीनरी कौन यूज़ करेगा, एम्प्लॉय वर्कर यूज़ करेंगे, पर अगर वो वर्कर्स प्रॉपर उससे रिटर्न ना दे पाए तो फिर आपने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की है वो वेस्ट हो जाएगी। ओके,
सो इसलिए ज़रूरी है कोई भी कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस लेने से पहले ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेंटेन रखना, ओके, और उसे यहाँ पर देखना। कॉरपोरेट ग्रोथ का मेज़र करना कि कितना ग्रोथ हुआ है कॉरपोरेट में, कितना ग्रोथ हुआ है पर फर्म का, वो अगर शो करना है प्रॉपर, मतलब कि करेक्ट अगर ग्रोथ देखना है तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ज़रूरी है, ओके। बाकी आपको ग्रोथ तो दिखेगा, 10% ग्रोथ हुआ, 20% ग्रोथ हुआ, बट वो करेक्ट है कि नहीं वो तभी पता चलेगा जब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेंटेन होगा, मतलब उसके साथ अगर आप ग्रोथ देखोगे तब प्रॉपर पता चलेगा, ओके। सो कॉरपोरेट ग्रोथ को मेज़र करने के लिए एंड रियलिस्टिक सिचुएशन टू स्टेक होल्डर्स, जो भी इन्वेस्टर है कंपनी में, जो भी इन्वेस्ट किया है, या तो जो क्रेडिटर्स कंपनी को लोन दे रहे हैं, या तो जो भी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। सो ऐसे स्टेक होल्डर्स की जो कंपनी में इंटरेस्टेड है, मतलब कि कंपनी में उन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है, तो वो कंपनी की अगर रियल सिचुएशन जानना चाहते तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग उनको रखना होगा, ओके। और उससे बेस पे जो सिचुएशन फर्म की होगी, जैसे हमने यहाँ देखा रियल असेसमेंट अगर फर्म का करना है तो उसके लिए HR अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ज़रूरी है, ओके। सो रियलिस्टिक सिचुएशन देखने के लिए भी ये ज़रूरी है, ओके। सो ये सारे नीड है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, नेसेसिटी उसकी क्या है, ओके। सो कई बार आपको अगर नेसेसिटी पूछे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की, या तो नीड पूछे, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ओके।